एक लड़का जो हीरे घिसते घिसते सपनों को चमकाना सीख गया। एक नाम जिसे लोग कभी अहमदाबाद की गलियों से ज्यादा पहचान नहीं देते, और एक आदमी जिसने मिट्टी पर पोर्ट बनाया, कोयले से बिजली जलाई और फिर विवादों के तूफान में भी खुद को मिटने नहीं दिया। यह सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं, यह भारत के उस बेटे की दास्तान है जिसने हर थप्पड़ को सीढ़ी बना लिया। एक समय एशिया के सबसे बड़े और अमीर बिजनेसमैन का खिताब हासिल करने वाले शख्स की कहानी है, जिसका नाम है गौतम अडानी। एक जुनून और एक जिद ने उन्हें कैसे एशिया के सबसे सफल बिजनेसमैन बना दिया, जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आप भी काफी कुछ सीख सकते हैं। 24 जून 1962 गुजरात के अहमदाबाद में जन्मे गौतम अडानी का जीवन आम से खास बनने की एक मिसाल है। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार में 7 भाई बहनों में एक थे। उनके पिता शांतिलाल अडानी एक छोटे कपड़ा व्यापारी थे और परिवार किसी भी मायने में रईस नहीं था। आर्थिक तंगी ने बचपन से ही अडानी को सिखा दिया कि मेहनत और जोखिम दोनों को अपनाना होगा। गौतम का पढ़ाई में मन कम और काम में ज्यादा लगता था। वे कभी बड़े सपने देखने से नहीं डरे। बचपन से ही वो अपने दोस्तों से कहते, मैं बड़ा बनूंगा, बहुत बड़ा। यह बात उनके आसपास के लोग अक्सर हंसी में उड़ा देते थे, मगर अडानी को यकीन था कि उनकी मंजिल कहीं दूर मगर तय है। 11वीं के बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला तो लिया, मगर बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। उनका मन अकादमिक किताबों में नहीं, असली दुनिया में था, बाजार, व्यापार और जोखिमों की दुनिया में। 1980 के दशक की शुरुआत में गौतम मुंबई आ गए। जेब में पैसे नहीं थे, मगर आंखों में सपने जरूर। एक हीरा छंटाई कंपनी में क्लर्क की नौकरी शुरू की, मगर उनका लक्ष्य क्लर्क बने रहना नहीं था। हीरा व्यापार को समझते समझते उन्हें लगा कि इस व्यापार में पारदर्शिता और नेटवर्क सबसे बड़ी पूंजी है। थोड़े ही समय में उन्होंने खुद का छोटा हीरा व्यापार शुरू किया। इसमें वो बहुत सफल नहीं हुए, मगर एक जरूरी सबक उन्होंने सीखा, व्यापार में हार भी सिखाती है। 1981 में उनके बड़े भाई मनसुख भाई ने उन्हें वापस अहमदाबाद बुलाया। भाई ने एक प्लास्टिक यूनिट खरीदी थी और गौतम को संचालन की जिम्मेदारी दी। यहीं से अडानी की असली कारोबारी यात्रा शुरू हुई। उन्होंने पीवीसी आयात करना शुरू किया। उस वक्त भारत में पीवीसी की मांग थी, मगर आपूर्ति कम। अडानी ने इसमें अवसर देखा। बिना किसी बड़ी पूंजी के, बिना किसी राजनीतिक संबंधों के, गौतम अडानी ने आयात निर्यात की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने व्यापार को सिर्फ लेन देन नहीं, एक रणनीतिक खेल की तरह खेला। 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स की स्थापना की, जो बाद में अडानी एंटरप्राइजेज बनी। यहीं से व्यापार ने रफ्तार पकड़ी। वे कृषि उत्पादों, बिजली और वस्त्रों के आयात निर्यात में उतर गए, मगर सबसे बड़ा सपना उनके मन में था इंफ्रास्ट्रक्चर का राजा बनने का। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत में आर्थिक उदारीकरण हो रहा था। ये दौर उनके जैसे युवाओं के लिए सोने का मौका था। अडानी ने महसूस किया कि बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स पर नियंत्रण हो तो व्यापार की रफ्तार दुगुनी हो सकती है। उनकी निगाह मुंद्रा पर थी, गुजरात के कच्छ जिले में बसा एक तटवर्ती गांव। वहां की मिट्टी में कोई कुछ नहीं देखता था, मगर अडानी ने वहां एक सपनों का पोर्ट देखा। जब उन्होंने सरकारी अधिकारियों से मुंद्रा पोर्ट के विकास की बात की, तो लोग हंस पड़े। एक पीवीसी व्यापारी पोर्ट बनाएगा? यह सवाल उनके हर कदम पर खड़ा होता रहा, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। प्रशासनिक अड़चने, वित्तीय तंगी और राजनीतिक अस्थिरता सब कुछ था, मगर अडानी ने धैर्य रखा। उन्होंने अपनी टीम को एक मंत्र दिया, हम सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे, हम भारत को जोड़ रहे हैं। कई सालों की खामोश मेहनत के बाद उन्हें मुंद्रा पोर्ट के विकास की अनुमति मिली। यह केवल एक बंदरगाह नहीं था, यह अडानी के सपनों का प्रवेश द्वार था। 1990 के दशक के अंत तक अडानी एक ऐसा नाम बन चुके थे जो गुजरात के बाहर भी व्यापारिक हलकों में गूंजने लगा था। उन्होंने दिखा दिया था कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं और नजर दूर तक जाती है, तो कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती। उन्होंने सिर्फ एक व्यवसाय खड़ा नहीं किया था, उन्होंने खुद को चुनौती दी थी, दुनिया की सोच को चुनौती दी थी और हर बार अपने आप से आगे निकलने की ठानी थी।
साल 1991 यह वह दौर था जब गौतम अदानी सिर्फ एक व्यापारी नहीं रहे, बल्कि भारत के सबसे तेजी से उभरते बिजनेस टाइकून बन गए। 1991 में भारत ने उदारीकरण की राह पर कदम रखा। सरकार ने व्यापार को खोलना शुरू किया, लाइसेंस राज कमजोर होने लगा और निजी क्षेत्र को उड़ान के पंख मिल गए। गौतम अदानी ने तुरंत समय की नब्ज पकड़ी। जब लोग मौके का इंतजार कर रहे थे, अदानी ने खुद मौके बनाए। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, खनिज, गैस, पोर्ट और बाद में एयरपोर्ट जैसे क्षेत्रों में कदम रखे जहां जोखिम बड़ा था और इनाम उससे भी बड़ा। 1995 में अदानी ने मुंद्रा पोर्ट का निर्माण शुरू किया। यह उनकी सबसे बड़ी और सबसे साहसी योजना थी। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि रेगिस्तान जैसी जमीन पर भारत का सबसे व्यस्त और बड़ा निजी पोर्ट बन जाएगा। यहां तक पहुंचने में उन्हें हर कदम पर रुकावटें आईं, स्थानीय विरोध, पर्यावरणीय मंजूरी की देरी और भारी निवेश की जरूरत। मगर अदानी ने एक रणनीति अपनाई, इकोसिस्टम बनाओ, अकेले मत बढ़ो। उन्होंने रेल कनेक्शन, वेयर हाउसिंग, सड़क नेटवर्क और पावर सप्लाई के साथ एक पूरी सप्लाई चेन खड़ी की। उनकी सोच थी, अगर एक बंदरगाह को चलाना है तो उसके चारों ओर पूरी दुनिया बसानी होगी। आज मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट है और यहीं से अदानी का कारोबारी साम्राज्य अंतरराष्ट्रीय पहचान पाने लगा। इसी दौरान अदानी ने एक और खास रणनीति अपनाई, वर्टिकल इंटीग्रेशन। मतलब वो सिर्फ कोयला नहीं खरीदते थे, वे खदान भी खरीदते थे। वे सिर्फ बंदरगाह नहीं चलाते थे, ट्रांसपोर्ट भी उनका होता था। बिजली बनाते भी थे और सप्लाई भी खुद ही करते थे। इस मॉडल से उनका मुनाफा कई गुना बढ़ा और लागत नियंत्रण में रही। 2006-2009 के बीच अदानी समूह ने बिजली उत्पादन, कोयला खनन और गैस वितरण जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त विस्तार किया। उनकी हर कंपनी दूसरी से जुड़ी होती थी, एक सप्लाई चेन, एक कमांड, एक विजन। गौतम अदानी के जीवन में जोखिम शब्द डराने वाला नहीं था, वो इसे रणनीतिक हथियार मानते थे। 2008 की वैश्विक मंदी आई, कई कंपनियां धराशायी हो गईं। अदानी ग्रुप पर भी अरबों का कर्ज था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को धीमा नहीं किया, बल्कि निवेशकों को भरोसा दिलाया कि भारत की ग्रोथ रुकेगी नहीं। उन्होंने बैंकर्स के सामने, निवेशकों के सामने और जनता के सामने बार बार यही दोहराया, हम भारत की कहानी का हिस्सा हैं और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। गौतम अदानी को कई बार राजनीतिक सलाहकारों के साथ जोड़कर देखा गया, मगर उन्होंने हमेशा कहा कि वे किसी एक पार्टी के नहीं, विकास की राजनीति के साथ हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते अदानी ग्रुप को कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मिले। आलोचक बोले ये मिली भगत है, मगर हकीकत यह भी थी कि जब गुजरात में कोई निवेश नहीं कर रहा था, अदानी ने जोखिम उठाया और वहां निवेश किया। वो कहते थे, मैं बिजनेस करता हूं, फायदा उठाता हूं, पर मैं अपने देश से भागता नहीं। 2010 के बाद अदानी ने विदेशों की ओर रुख किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कार्माइकल कोल माइन, इंडोनेशिया में कोयला परियोजनाएं, श्रीलंका और म्यांमार में पोर्ट्स के लिए निवेश किए। ये जोखिम भरे और विवादित फैसले थे, मगर अदानी जान चुके थे, जो सपनों का पीछा करता है वो सुबह नहीं देखता। 2014 आते आते अदानी ग्रुप भारत के सबसे बड़े निजी बुनियादी ढांचा समूहों में से एक बन चुका था। उनके पास देश का सबसे बड़ा निजी पोर्ट मुंद्रा, सबसे बड़ा निजी बिजली संयंत्र मुंद्रा टीपीपी, देश में सबसे ज्यादा निजी रेल नेटवर्क, खुद के एयरपोर्ट, गैस वितरण कंपनियां और कोयला खदानें, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने यह सब शून्य से खड़ा किया था, बिना किसी पारिवारिक विरासत या राजनीतिक विरासत के। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, अदानी फिर सुर्खियों में थे। उनके साथ उड़ते एक प्लेन की तस्वीरें न्यूज चैनलों की हेडलाइन बन गई। लोगों ने फिर सवाल उठाए, क्या अदानी अब सत्ता की ओर भी करीब हो जाएंगे? मगर अदानी का जवाब हमेशा एक जैसा था, मुझे सत्ता नहीं, स्थायित्व चाहिए। सरकारें बदले, विकास नहीं रुकना चाहिए। इस वक्त अदानी अपने साम्राज्य के शिखर पर खड़े थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि कुछ ही वर्षों में तूफान आने वाला। 2015 के बाद अदानी ग्रुप ने अभूतपूर्व रफ्तार पकड़ी।
एयरपोर्ट्स, डिफेंस, डेटा सेंटर, सोलर एनर्जी, सीमेंट, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसका उन्होंने हाथ न डाला हो। उन्होंने एनडीटीवी जैसे मीडिया हाउस में हिस्सा डाली जिससे उनके प्रभाव का दायरा बढ़ गया। 2022 तक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे। नेटवर्थ 162 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। ये हर ऊंचाई एक कीमत लेकर आती है। जनवरी 2023 में अमेरिका की एक रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर बड़ा हमला किया। रिपोर्ट का आरोप था कि अडानी ग्रुप ने वर्षों तक स्क्रैप मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड किया। इस रिपोर्ट ने कैसे भूत दिया दिया। अडानी ग्रुप के शेयरों में $100 बिलियन से ज्यादा की गिरावट। निवेशक घबरा गए। जैसे बड़े भारतीय संस्थानों पर सवाल उठाए गए। भावनात्मक आघात भी था। गौतम अडानी जो कभी खुद को पब्लिक के सामने लाने से बचते थे, चैनल के बदलाव मिल गए। मोदी के कहे एशिया से मुक्ति जीते। अमेरिका से जल्दी कुछ नहीं था, लेकिन जरूरत की लॉन्ग के साथ जवाब देना शुरू किया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ने कुछ तेज कदम उठाए। किया RS 20,000 करोड़ की फंडिंग जो हो चुकी थी वो लौटा दी। वो एक ड्रीम कर्ज वक्त से पहले चुका दिए ताकि बाजार में भरोसा बने। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से सपोर्ट किया। अमेरिका के GTV पार्टनर पर निवेश किया जिसने दिखाया कि फोकस बढ़ाया। अडानी ग्रुप ने उन क्षेत्रों में बनाया जहां मुनाफा और मांग दोनों मजबूत थे, जैसे पावर, पोर्ट और एयरपोर्ट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट सिर्फ एक व्यापारिक विवाद नहीं थी, ये कर्मचारियों का टकराव भी थी। लोग से मानते थे कि अडानी सत्ता की नजदीकी का फायदा उठा रहे हैं। दूसरी तरफ वो वर्ग जो कहता था कि अडानी जैसे लोगों ने भारत के संरचना में जान डाली है। नहीं था गौतम अडानी, मगर खुद अडानी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। काम से जवाब दिया शब्दों से नहीं। 2023 के अंत तक अडानी का अपना पैसा उड़ाना हो गया। कई कंपनियों के शेयर सफल गए। मुनाफा रिपोर्टिंग में मजबूती आई। सरकार ने भी कहा कि वो हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए सीबी को स्वतंत्र नियुक्त कर रही है। शेयरधारकों को विश्वास दिलाने में उन्होंने समय तो लिया, भारत को विधान साक्षी की तरह पेश कर रही है। हर प्रोजेक्ट में नेशन बिल्डिंग की भावना, हर निवेश में सस्टेनेबिलिटी की सोच के जवाब देता है। केवल मुनाफा नहीं बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और वैश्विक पहचान बन गए हैं। गौतम अडानी की कहानी में पुलिस खलनायक व्यवस्था के पूरी सवाल के जवाब शायद से नहीं था, मगर एक बात तय है, जिस बच्चे छोटी थी, जिसे जीवन रस्ते में भी अपना सपना साफ देखता था, जिसने मिट्टी से साम्राज्य खड़ा किया और जिसने वालों की आग लगी खुद को राख नहीं बनने दी और वह बिजनेस की दुनिया में एक योद्धा की तरह पूरी बात तुरंत बच के खड़ी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए और जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।